नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीसी 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त के हेडलाइंस। बिलासपुर में डिप्टी सीएम अरुण साव के निवास का घेराव, बुलडोजर कार्रवाई से नाराज लोगों ने किया विरोध। अतिक्रमण पर निगम ने की थी कार्रवाई। आबकारी घोटाले मामले में पूर्व मंत्री कवासी लखमा से आज भी होगी पूछताछ। ईओडब्ल्यू ने कल जेल में 3 घंटे किए थे सवाल जवाब। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का 16वां दिन आज हंगामेदार हो सकती है सदन की कार्यवाही। विधानसभा में विपक्ष उठा सकता है कई मुद्दे। रायपुर में महिला के शव मामले में स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही, संदिग्ध परिस्थितियों में अस्पताल से हुई थी गायब। 4 दिन बाद खेत में मिली थी लाश। रायपुर में रफ्तार का कहर, बेकाबू होकर पलटी कार, हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बिलासपुर से बड़ी खबर है। डिप्टी सीएम अरुण साव के निवास का घेराव किया गया है। लिंगेड़ी क्षेत्र के लोगों ने घेराव किया। बुलडोजर कार्रवाई से नाराज लोगों ने विरोध किया। अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम यहां पर लगातार कार्रवाई कर रहा। अवैध दुकानों और मकानों पर निगम का बुलडोजर चला है, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने डिप्टी सीएम अरुण साव के निवास का घेराव कर दिया है। लिंगेड़ी क्षेत्र के लोगों ने घेराव किया। तस्वीरें आप देखिए, पहली तस्वीर आप देखिए, ये वही इलाका जहां पर निगम का बुलडोजर चला। निगम ने एक बड़ी कार्रवाई यहां पर की है। कई दुकानों और मकानों को यहां तोड़ा गया। इससे आक्रोशित लोगों ने डिप्टी सीएम अरुण साव के निवास का घेराव कर दिया है। 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। ये बड़ी खबर है बिलासपुर से, जहां डिप्टी सीएम अरुण साव के निवास का घेराव किया गया। लिंगेड़ी क्षेत्र में निगम ने अतिक्रमण पर एक बड़ी कार्रवाई की। कई दुकान और मकानों को यहां तोड़ा गया, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने डिप्टी सीएम अरुण साव के निवास का घेराव कर दिया। तो एक तरफ निगम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। लिंगेड़ी इलाके में वर्षों से जमे यहां पर अवैध कब्जा कर लोगों पर कार्रवाई की गई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र थवायत बिलासपुर से सीधे हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, लिंगेड़ी इलाके में एक बड़ी कार्रवाई की गई, लगातार यहां पर नोटिस भी दिया गया और उसके बाद एक बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। लोग आक्रोशित लोग डिप्टी सीएम अरुण साव के बंगले का निवास का उन्होंने घेराव कर दिया है। क्या कह रहे हैं, क्या मांगे उनके इस वक्त? बिल्कुल, देखिए, समस्या आज की नहीं है, लंबे समय से यहाँ पर यह समस्या चली आ रही थी। और सबसे बड़ी बात कि 200 से ज्यादा अगर अवैध कब्जे हो जाते हैं, स्थायी निर्माण हो जाता है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि समय रहते ही उस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर जो आ रही है, लोग यहाँ पर कोई 30 साल से रह रहा था, कोई 40 साल से, कोई 20 साल से, तो लंबे समय से लोग यहाँ पर निवासरत थे। हालांकि लगातार इनको नोटिस दिया जा रहा था, मामला कोर्ट भी पहुंचा था, जिसके बाद निगम ने यहाँ पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। अब जब यहाँ पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हो रही है, लोग यहाँ पर बेघर हो रहे हैं, उनके मकान दुकान टूट रहे हैं, ऐसे में कहीं न कहीं लोगों में आक्रोश यहाँ पर देखा जा रहा है। हालांकि लगातार निगम ये दावा करता रहा है कि उनके विस्थापन की कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन लंबे समय से चूंकि यहाँ पर लोग रह रहे थे, इसकी वजह से यहाँ पर जिस तरह से इनके समुचित विस्थापन की व्यवस्था होनी थी वो नहीं हुई है। और शुरुआत में ये कहा जा रहा था, जिस तरह से स्थानीय लगातार ये मांग भी कर रहे थे कि सड़क का चौड़ीकरण करना है तो लगभग 60 फीट चौड़ा यहाँ पर सड़क को किया जा सकता है। वो स्वतः उतना कब्जा यहाँ पर हटाने के लिए तैयार है, लेकिन जिस तरह से निगम ने यहाँ पर कार्रवाई शुरू की है, अवैध कब्जों को पूरे तरीके से यहाँ से समाप्त किया जा रहा है, जिसकी वजह से लगातार गतिरोध की स्थिति बन रही है। अब तक अगर हम बात करें तो लगभग 200 कब्जाधारियों को यहाँ से हटाया जा चुका है, जिन्होंने यहाँ पर स्थायी रूप से निर्माण कर लिया था दुकान का, मकान का, उनको यहाँ से हटाया गया है। कुछ लोगों को जरूर यहाँ से विस्थापित भी किया जा रहा है, लेकिन अधिकांश लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो प्रभावित है, जो लंबे समय से रह रहे थे, जिनके सामने समस्या है कि वो कहां पर जाए, कहां पर अपना व्यापार करें, कहां पर रहें। तो इसको लेकर लगातार जो गतिरोध है वो बना हुआ। और मौके पर भी हम सीधे आपको तस्वीर भी दिखाएंगे। अब देखिए किस तरह से यहाँ पर जो कार्रवाई है वो की गई है। पूरा इलाका यहाँ पर बताया जाता है, यहाँ पर पूरा इलाका जो है यहाँ पर सघन आबादी का हो गया था। लोग यहाँ पर रहते थे, बड़ी बड़ी स्थायी यहाँ पर दुकानें बन गई थी, रोजाना यहाँ पर बाजार लगते थे। अब यहाँ पर आप तस्वीर देखिएगा
रहे हैं। हालांकि निगम मामला नहीं पहुंचा है, लेकिन लगातार यहाँ पर कार्रवाई चली है। इस पर 200 से ज्यादा यहाँ पर मकान और दुकानों को छोड़ा गया है। अब लोग जो है यहाँ पर देखिए मलबे के बीच में आपको नजर आ रहे होंगे, लोग अपने सामान जो है वो यहाँ पर से हटा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से पूरी कार्रवाई की गई है उससे लोगों में खासा आक्रोश है। लोग यहाँ पर परेशान है क्योंकि उनके विस्थापन की यहाँ पर समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। अधिकारी जरूर ये दावा कर रहे हैं कि इनको समुचित विस्थापन दिया जाएगा और इसी को लेकर डिप्टी सीएम के बंगले का घेराव भी यहाँ के जो तमाम प्रभावित है, कब्जाधारी हैं, उन्होंने किया था। हालांकि प्रशासन की तरफ से उन्हें आश्वासन मिला है कि उनके विस्थापन की जो भी समुचित बिल्कुल जितेंद्र, जिस तरह से कुल मिलाकर देखें तो विस्थापन की ये मांग कर रहे हैं, जिस तरह से उनके मकानों को, दुकानों को तोड़ा गया, इसके बाद ये विस्थापन की मांग कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से किस तरह की पहल इनके विस्थापन को लेकर की जा रही है? कोई हकीकत में इनके विस्थापन की व्यवस्था है या सिर्फ बातें हो रही है? देखिए विस्थापन को लेकर भी स्थायी रूप से यहाँ पर रह रहे थे, जिनके मकान नहीं है, उनको जरूर यहाँ पर पीएम आवास जो अलग अलग क्षेत्रों पे बने हुए हैं वहां पर शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर बड़े तादाद में लोग यहाँ पर रह रहे थे, लिहाजा कहीं ना कहीं अब समस्याएं उनके सामने है क्योंकि उनके विस्थापन की कोई व्यवस्था नहीं है। जिस तरह से विस्थापन हो रहा है उसमें भी बहुत कम लोगों को इसका लाभ मिल रहा है और इसी का कारण है कि विरोध यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लगातार गतिरोध की स्थिति बनी हुई है और इससे पहले भी तमाम क्षेत्रवासियों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की थी, लोगों से मुलाकात की थी और ये मांग की थी कि समुचित विस्थापन हो। हालांकि जिस तरह से निगम ने यहाँ पर कार्रवाई शुरू की है, एकाएक तमाम मकानों को, दुकानों को यहाँ पर तोड़ा गया है। ये जरूर है कि नोटिस लगातार यहाँ पर दिया जा रहा था, उसके बाद ये कार्रवाई यहाँ पर शुरू की गई है। हालांकि अभी भी प्रशासन का ये कहना है कि वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि लोग इसमें अगर प्रभावित होते हैं, जिनके पास मकान नहीं है, आवास नहीं है, उनको यहाँ पर विस्थापित किया जाए, उनको सरकारी जो पीएम आवास है वो यहाँ पर उपलब्ध कराया जाए। तो आवास आवंटित भी किए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बड़े पैमाने पर यहाँ पर अवैध निर्माण हुआ था, लोग यहाँ पर लंबे समय से रह रहे थे, उसके बाद जिस तरह से कार्रवाई हुई है कहीं ना कहीं उससे लोग परेशान है, उनका जनजीवन प्रभावित हुआ है क्योंकि रोज यहाँ पर दुकानें लगती थी, बाजार लगते थे, उसी से लोगों का यहाँ पर जीवन चलता था। तो कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पर प्रभावित हुए हैं। ऐसे में प्रशासन को भी ये पहल करना चाहिए कि लोगों को परेशानी ना हो, जिनके विस्थापन की व्यवस्था हो सकती है उनको विस्थापित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही जो बाजार यहाँ पर रोज लग रहे थे, जिनके दुकान यहाँ पर लग रहे थे, उनको भी कोई ऐसी व्यवस्था यहाँ पर दी जानी चाहिए ताकि अपना जो रोजगार है वो आगे चला सके। चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, रायपुर से बड़ी खबर, संदिग्ध हालत में महिला का शव मिलने का मामला। धरसीवा स्वास्थ्य केंद्र की एक बड़ी लापरवाही इसमें सामने आई है। महिला को 4 दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया और इसके बाद संदिग्ध परिस्थितियों में महिला अस्पताल से गायब हो गई। 4 दिन बाद खेत में महिला का शव मिला। धरसीवा थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तहसीन जैदी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ा है। तहसीन, संदिग्ध हालत में महिला का शव मिलने का यह मामला सामने आया है। स्वास्थ्य केंद्र की भी एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली है। अब तक क्या खुलासा इस पूरे मामले में हुआ? देखिए, मंगलवार को जो दक्षिवा के देवरी गांव के खेत में जो एक महिला की संदिग्ध लाश मिली थी, अधेड़ महिला की, उसमें एक बड़ा खुलासा, चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ है कि 4 दिन पहले जो डायल 112 की जो टीम है पुलिस की, उसने इस महिला को एक स्थानीय पेट्रोल पंप से बीमारी की हालत में लाकर जो दक्षिवा स्वास्थ्य केंद्र है वहां पे भर्ती कराया था और उसके बाद बेहतर इलाज के लिए, लेकिन वहां से ये संदिग्ध परिस्थिति में गायब हुई है, इस बात का खुलासा हुआ है। तो इससे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य केंद्र की सुरक्षा व्यवस्था और वहां के जो सिस्टम है उस पर कई बड़े सवालिया निशान खड़े होते हैं कि कैसे संदिग्ध परिस्थितियों में बीमार मरीज जो है गायब हो जा रहे हैं या उनको किस तरीके से वहां पे ट्रीट किया जा रहा है। इस तरीके के कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। तो इसमें ये बात सामने आई है कि ये महिला वहां से गायब हुई थी। इस बात को खुद बीएमओ ने इस बात को स्वीकारा है कि महिला वहां एडमिट हुई थी, बाकायदा पेपर में एडमिट हुई थी, उसके बाद ये वहां पे इलाज उसका किया जा रहा था, लेकिन गायब हुई है। लेकिन गायब हुई है तो कब हुई है इसका कोई अभी तक रिकॉर्ड नहीं है। उसके बाद पतासाजी क्यों नहीं की गई, कई बड़े सवाल जो स्वास्थ्य केंद्र में है। लेकिन अभी भी इस महिला की पहचान जो है ना तो अस्पताल प्रबंधन के पास है, ना धरसीवा थाना पुलिस के पास है, लेकिन अभी भी ये एक बड़ी लापरवाही इसको कह सकते हैं कि शासकीय जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां की सामने आई है कि महिला एक जो गायब हुई है अस्पताल से, जो बेहतर इलाज के लिए लेके आया गया था, उसकी लाश मिली थी देवरी के गांव के खेत में और उसका जो है पहचान में जो है धरसीवा थाना पुलिस लगी है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस लापरवाही में किस तरीके की
आगे कार्रवाई करता है। जी चलिए, तो किस तरह की कार्रवाई आगे होगी ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर है रायपुर से, जहां एक बार फिर से रफ्तार का कहर यहां देखने को मिला। बेकाबू होकर एक तेज रफ्तार कार पलट गई। रायपुरा चौक के पास सड़क हादसा हुआ। कार पलटने से ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। डीडी नगर थाना क्षेत्र का यह मामला है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये बड़ी खबर है राजधानी रायपुर से, जहां एक बार फिर रफ्तार का कहर देखा। बेकाबू होकर एक तेज रफ्तार कार पलट गई। रायपुरा चौक के पास सड़क हादसा हुआ। कार पलटने से ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। डीडी नगर थाना क्षेत्र का यह मामला है। बड़ी खबर बिलासपुर में जीएसटी की टीम ने ड्राई फ्रूट व्यापारी सुनील हिरानी के ठिकानों में छापामार कार्रवाई की। व्यापारी की दुकान और गोदाम में टीम ने छापा मारा। बड़े कर चोरी की बात कही जा रही है। टीम दस्तावेजों के साथ कंप्यूटर, लैपटॉप और बिल की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक सुनील कुमार हिरानी संभाग के बड़े ड्राई फ्रूट व्यापारी हैं। व्यापार विहार में गोपाल दास टवरमल और पवन ड्राई फ्रूट्स के नाम से इनकी 2 दुकानें और गोदाम है। ये बताया जा रहा है कि जीएसटी की टीम ने बड़े कर चोरी के इनपुट के बाद व्यापारी के ठिकानों पर छापा मारा। टैक्स को लेकर व्यापारी जीएसटी विभाग को लगातार गलत जानकारी दे रहे थे। बहरहाल जांच जारी है। जीएसटी की टीम दस्तावेज, कंप्यूटर, लैपटॉप सहित बिल की जांच कर रही है और यह माना जा रहा है कि जांच के साथ बड़े कर चोरी का खुलासा हो सकता है। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ में आबकारी घोटाले मामले में आज भी कवासी लखमा से पूछताछ होगी। जेल जाकर ईओडब्ल्यू लखमा से पूछताछ करेगी। बुधवार को ईओडब्ल्यू ने करीब 3 घंटे यानी कल 3 घंटे तक पूछताछ हुई। विशेष कोर्ट से 2 दिन की पूछताछ की इजाजत मिली है। ईडी की न्यायिक रिमांड पर जेल में लखमा इन दिनों बंद है। तो आबकारी घोटाले में जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा से करीब 3 घंटे लंबी पूछताछ के बाद ईओडब्ल्यू की टीम जेल से बाहर निकली। ईओडब्ल्यू की टीम में डीएसपी और इंस्पेक्टर स्तर के 2 अधिकारियों ने कवासी लखमा से पूछताछ की और यह बताया जा रहा है कि आबकारी घोटाले केस में पैसे नक्सलियों को भी दिए जाने की जानकारी मिली है, जिसके बाद ईओडब्ल्यू की टीम ने कवासी लखमा से पूछताछ के लिए ईडी की विशेष कोर्ट से अनुमति लेकर पहले दिन लंबी पूछताछ की, जिसमें सभी सवालों को नकारते हुए कवासी लखमा ने जवाब नहीं दिया। आपको बता दें कि ईओडब्ल्यू की टीम नक्सलियों को पैसे दिए जाने समेत घोटाले से जुड़े करीब 12 सवालों पर पूछताछ की। गुरुवार को भी ईओडब्ल्यू की टीम कवासी लखमा से यानी आज पूछताछ करने जेल जा सकती है। पूर्ववर्ती सरकार में हुए आबकारी घोटाले मामले में जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा से ईओडब्ल्यू की जो टीम है 2 सदस्यीय टीम रायपुर सेंट्रल जेल पहुंची है और अभी 2 सदस्यीय टीम जो है उसमें एक डीएसपी और एक इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी हैं, वो यहाँ अंदर पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि अंदर उनसे जो जेलर का रूम है वहाँ बैठ के उनसे पूछताछ की जाएगी और अभी तक जो जानकारी मिल पाई है कि उसमें ये बात सामने आई है कि ईओडब्ल्यू को इस बात की भी जानकारी मिली है कि आबकारी घोटाले से पैसे जो मिले हैं उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो नक्सलियों को भी दिया गया है। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी तक ईओडब्ल्यू के किसी भी अधिकारी ने नहीं की है, लेकिन बताया जा रहा है कि नक्सलियों को पैसे देने समेत करीब 12 ऐसे पॉइंटों पे ये 2 सदस्यीय टीम जो है वो कवासी लखमा से पूछताछ करने रायपुर सेंट्रल जेल पहुंची है। अब देखने वाली बात है कि ये टीम जो करीब 12 पॉइंटों पे सवाल इनसे करेगी और किस तरीके की बात सामने आती है, किस तरीके के जवाब सामने आते हैं, ये आने वाले समय में क्लियर हो पाएगा। कैमरामैन रेणु प्रसाद के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। एक बड़ी खबर है, कल छत्तीसगढ़ बीजेपी की एक अहम बैठक होगी। सीएम साय और प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर भी यह बैठक होगी। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव की अध्यक्षता में यह चर्चा होगी, बैठक होगी। बीजेपी संगठन की आगामी रणनीतियों पर मंथन होगा। प्रदेश महामंत्री रामू रोहरा ने इसकी जानकारी दी है।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में IBC 24 शक्ति सम्मान 2025 का भव्य आयोजन हुआ और इस कार्यक्रम में बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन ने छत्तीसगढ़ की टॉप वुमेन्स अचीवर्स को सम्मानित किया। संघर्ष से सफलता पाने वाली और अपने दम पर अपनी पहचान बनाने वाले विभिन्न क्षेत्र की 23 महिलाओं को IBC 24 शक्ति सम्मान 2025 से नवाजा गया। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा रवीना टंडन जी का। पद्मश्री रवीना टंडन जी। शानदार और भव्य कार्यक्रम की ये तस्वीरें IBC 24 शक्ति सम्मान 2025 की हैं। जोरदार तालियां होना चाहिए फ्रेंड्स। वेलकम रवीना जी ऑन स्टेज। जहां बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन के हाथों छत्तीसगढ़ की महिला शक्तियों को सम्मानित किया गया। इन महिलाओं ने अपने असाधारण और अनुकरणीय कार्यों के जरिए ये साबित किया है कि महिला सचमुच शक्ति स्वरूपा होती है। फिर चाहे समाज सेवा के क्षेत्र में गरीब और पिछड़े लोगों को सशक्त करने का काम हो या फिर उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, कारोबार से लेकर शासकीय सेवा के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य करने की मिसाल है। कार्यक्रम में प्रदेश की 23 महिलाओं को सम्मानित किया गया। धन्यवाद शक्ति सम्मान से जुड़ने के लिए। कई सारे न्यूज़पेपर्स में आपकी रचनाएं हमने पढ़ी और डार्लिंग प्यार झुकता नहीं 2। शानदार और भव्य आयोजन के बीच देश की जानी मानी हस्ती के हाथों सम्मान पाकर ये महिलाएं बेहद खुश नजर आईं। जोरदार तालियां होना चाहिए। को खूबसूरत बनाता है। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। मैं सोची नहीं थी कि इतना बड़ा फंक्शन होगा। यहाँ पे सारे अरेंजमेंट्स, मैम को देखने का मौका मिला, थैंक यू उन्हें बुलाने के लिए, हम मिल सके उनसे और मैं बहुत खुश हूँ। ये सम्मान जो मुझे दिया गया है, ये बड़ी मेहनत करने के बाद मुझे यहाँ मिला है, तो थैंक यू IBC न्यूज़ चैनल को इस चीज़ के लिए। आज हमारे लिए बहुत ही गौरवान्वित ये सब्जेक्ट रहा है कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म में सारे महिला शक्तियों को इकट्ठा करके उन्होंने अपने हाथों से जो हमें अवार्ड दिया है, उसके लिए हम अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली और गौरवान्वित समझते हैं। IBC 24 ने एक नई सोच की शुरुआत की है कि हर कार्य के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जो भी नारियां बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, उनके लिए उन्होंने सम्मान देकर उन्हें बहुत सम्मानित किया है। IBC 24 शक्ति सम्मान 2025 में छत्तीसगढ़ की महिला विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने भी शिरकत की। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि जनता की समस्या का समाधान उन्हें पसंद है। वहीं सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी बंधन योजना ने महिलाओं को मजबूती दी है। साथ ही उन्होंने IBC 24 के इस स्पेशल पहल की जमकर सराहना की। सबसे पहले तो IBC 24 शक्ति सम्मान 2025 को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और छोटी सी कार्यकर्ता को आज इतना बड़ा मंच मिला है आप सभी के कृपा से, तो बहुत बहुत आभार भी रहेगा। ये 1000 रुपये उन महिलाओं के लिए है जो एक रुपये के लिए तरसती हैं, तो बाद में अपना नाम भी कटवाएं, लेकिन इसका लगातार विस्तार हो रहा है। कुछ छूटी हुई भी महिलाएं हैं। आज हम सरकार में हैं तो इस चीज़ से इनकार भी नहीं कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो छूटी हुई महिलाएं हैं उनको वापस हम नहीं लेंगे, हम लेंगे और जो छूटी हुई महिलाएं हैं उनको 1000 रुपये दिलाएंगे भी। वहीं इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रवीना टंडन के साथ खास टॉक शो सेशन भी था। IBC 24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल ने रवीना टंडन से खास बातचीत की। बातचीत में एक्ट्रेस रवीना टंडन ने शक्ति स्वरूपा नारी को सम्मानित कर उन्हें और शक्ति देने की IBC 24 की पहल की उन्होंने दिल खोलकर तारीफ की। I would also like to thank IBC 24 कि उन्होंने ये मंच चुना, being the number 1 channel today in Chhattisgarh. Thank you. कि congratulations to you all for being the number 1 channel. कि आप लोग ने ऐसा एक मंच ये जो हमारे शक्ति अवार्ड्स हैं फॉर विमेन, जो शक्ति सम्मान अवार्ड्स हैं, ये ऐसा मंच है जो हमारी लेडीज़ को, हमारी महिलाओं को इनकरेज करता है, इंस्पायर करता है कि हम उनको भी अप्रिशिएट करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या अचीव किया है। सो फॉर दैट थैंक यू वेरी मच।
साल 2008 में शुरू होकर IBC 24 हर साल नारी शक्तियों का सम्मान करता आ रहा है। नारी सशक्तिकरण की दिशा में मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप देने की पहल भी शानदार रही। अपने सामाजिक सरोकारों को निभाते हुए चैनल उन सहयोगियों के योगदानों को भी नहीं भूला जिन्होंने शक्ति सम्मान 2025 के आयोजन को सफल बनाने में हर तरीके से योगदान दिया। लिहाजा उसी मंच से उन तमाम सहयोगियों को भी सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो हम सब की तरफ से, रायपुर की ओर से, IBC 24 परिवार की तरफ से शक्ति सम्मान 2025 के मंच पर आने के लिए रवीना जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।